Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shiv Jyoti Educational Group Kota. I welcome you all in the economics class. So dear students, in today's class we will be starting chapter number 7 of Indian economic development, which is employment, growth, informalization and other issues that you can find on page number 117. Got it everyone? So kindly open the NCERT book so that we can proceed with the chapter. Till that time we have discussed रूरल डेवलपमेंट और उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट डिपेंड करता है वहां की अवेलेबल फैसिलिटीज पे, और जब तक वहां पे बेटर फैसिलिटीज नहीं होंगी तब तक एग्जैक्टली डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. एंड वन थिंग वी शुड नो, वी शुड कीप दिस इन आवर माइंड कि डेवलपमेंट के लिए वी रिक्वायर्ड मनी, मॉनेटरी सर्कुलेशन रिक्वायर्ड है बहुत ज्यादा. मनी कहां से आएगी? डेफिनेटली किसी भी तरह का कुछ ऑक्यूपेशन गेन करके, कोई एम्प्लॉयमेंट गेन करके. अब जब मनी की बात आती है या स्पेशली डेवलपमेंट की बात आती है, सो पर्टिकुलर एरिया डजंट मैटर, दैट इज रिक्वायर्ड इन द रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया एज वेल इन द डिफरेंट सेक्टर्स. तो उन्हीं सेक्टर्स की कुछ हम यहां पे बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट तो रिक्वायर्ड है ही सही, इसकी ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन और इसके अलावा इसको प्रोसीड करने में कौन से कुछ अदर इश्यूज हैं. और वी कैन सी दैट कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है दैट इज डाइवर्सिफाइड. एरिया वाइज कुछ डाइवर्सिफिकेशन है, वर्क वाइज, सेक्टर वाइज यहां पे कुछ डाइवर्सिफिकेशन से डिफरेंशिएशन है. इस वजह से आज तक भी इंडिया में 100% डिप्लॉयमेंट की जो एक हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाए हैं. तो चलिए बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन या फिर इसका मीनिंग कि क्या होता है एम्प्लॉयमेंट. जनरल टर्म में बेटा काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं दैट एम्प्लॉयमेंट, to gain employment, the person is employed, the person is unemployed. But what the exact meaning of this is? So children, remember one thing, any of the person who is contributing in any of the economic activity where there is growth of the GDP of the country or where there is a circulation of money due to any of the activity is termed as employment. In other words, I can say that कि कोई भी person एक ऐसी activity को करता हो जिस एक्टिविटी में मनी का सर्कुलेशन हो, इसीलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. और कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो और कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो. जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो क्या है? एक तरह की मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ द कंट्री. एक कंट्री के टेरिटरीज के अंदर जितनी भी तरह का प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यूज. तो जब कोई भी पर्सन ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है जिससे कि कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होता हो, साथ में कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द सेंस काम करने के बदले में कुछ ना कुछ मॉनेटरी अमाउंट्स का रिसीव होना, चाहे वो वेजेस हो, वो सैलरीज हो, कमीशन हो, ब्रोकरेज हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. सो दैट टाइप ऑफ वर्क इज और दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज टर्म्ड एज एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी. That the same thing you can see on the page number 117 in the book as well. आपको दिख रहा है बेटा, वहां पे लिखा है 7.1 which is the introduction of the chapter. और इसी इंट्रोडक्शन में यही चीज हमें बताई गई बेटा जो जस्ट मैंने भी आपको एलेबरेट करके बताई है. Now the next thing is workers and employment. इकोनॉमिक टर्म में वर्कर्स कौन होते हैं या हम वर्कर्स किसे कह सकते हैं? So I refer you page number 118. Got it? Page number 118 is there and you can see workers and employment, the same topic is given there. Open the same page so that we can start the same thing. Now who is a worker? एक वर्कर कौन हो सकता है बेटा? डेफिनेटली एक वर्कर वही होगा जो किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन कर रहा है. और द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड कैन बी नोन एज वर्कर. और in the another aspect I can say one more thing for the worker कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पे किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो सकती है? ही और शी कैन बी अ लेबर वर्कर एज वेल. एक लेबर भी हो सकता है जो कि वेजेस को गेन कर रहा है और सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है. ही कैन बी द कैजुअल वर्कर एज वेल. वो कैजुअल वर्कर भी हो सकता है जिसको कि रेगुलर बेसिस पे कुछ एम्प्लॉयमेंट गेन नहीं हो रहा बट ऑन द कैजुअल बेसिस. समटाइम्स ही गेट्स एंड समटाइम्स ही डजंट गेट एनी ऑफ द वर्क. कैन बी अ कैजुअल वर्कर, लेकिन वर्क कर रहा है और बदले में उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी अमाउंट रिसीव होता है. सो दैट पर्सन इज नोन एज अ वर्कर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट?
एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक तरह की ऐसी सिचुएशन, एक कंडीशन है जहां पे कि एक पर्सन एम्प्लॉयड होता है। एम्प्लॉयड होता है मतलब वही सेम थिंग आई रिपीट कि जो कि किसी तरह की एक्टिविटी में एनरोल्ड है और बदले में कुछ मनी को रिसीव कर रहा है। साथ में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी पर्टिकुलर फर्म, फैक्ट्री जहां पर भी पर्सन एम्प्लॉयड होता है वहां के वेलफेयर के लिए काम करता है, वहां की ग्रोथ के लिए काम करता है और साइमल्टेनियसली उससे हमारी कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होती है, चाहे वो एक सर्विस सेक्टर ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो एक हमारी कंट्री में कुछ प्रोडक्शन सेक्टर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें पता है कि जीडीपी प्रोडक्शन और सर्विसेज दोनों के ही मॉनेटरी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होता है, इनके ग्रोथ का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। तो चाहे वो एक इंश्योरेंस सेक्टर हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो जहां पे कि ओनली सर्विस को ही प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो भी एक तरह की एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, चाहे वो एक फार्म पे काम करने वाला पर्सन, एक फार्मर हो सकता है जो कि एग्रीकल्चर वर्क में काम कर रहा है या फिर एग्रीकल्चर वर्क को प्रोसीड कर रहा है, वो भी एक तरह का वर्कर हो सकता है, वो भी एक तरह के एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर आ सकता है। हाँ, दैट आई नो कि वो कैटेगराइज अलग हो जाएगा, कैजुअल वर्कर, सीजनल वर्कर, और वी कैन से द सेल्फ एम्प्लॉयड, बट द ऑक्यूपेशन or the activity which is going to be done by a person for the gaining of monetary rewards is known as employment. देखिएगा बेटा, नेक्स्ट आपके पास गिवन है इसी में एक बाइफर्गेशन ऑन द पेज नंबर 119 इन द फर्स्ट पैराग्राफ। यू कैन सी कि यहां पे हमें कुछ मेन एंड वुमेन इन दोनों के बारे में बाइफर्गेशन बताया गया है। इन द प्रेजेंट ईरा वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि हर एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर कंट्री में अवेलेबल है जहां पे कि मेन एंड वुमेन बोथ आर डूइंग द वर्क फॉर गेटिंग द मनी। इन द अर्ली एज कुछ एक ऐसा सिनेरियो होता था, वी कैन से दैट कि एक ऐसी ऑर्थोडॉक्सी हुआ करती थी कि जहां पे कि फीमेल कैंडिडेट्स को वर्क करने के लिए या किसी भी तरह की मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को गेन करने के लिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता था। बट एज द मॉडर्नाइजेशन इज रेजिंग, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे ही कंट्री में ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर सिनेरियो भी चेंज होता जा रहा है, जहां आज हर एक सेक्टर में मेल वर्कर्स काम किया करते थे, फीमेल वर्कर्स भी आजकल सेम सेक्टर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, चाहे फिर वो एडवोकेसी ही क्यों ना हो, डॉक्टरेट फील्ड हो, टीचर फील्ड्स हो, या आप किसी भी तरह का एक कैजुअल वर्कर देख लीजिए, एक फार्म वर्कर को देख लीजिए, हर एक सेक्टर में यू विल हैव टू फाइंड एंड यू विल फाइंड द सेम थिंग कि वहां पे मेल वर्कर्स भी काम कर रहे हैं तो फीमेल वर्कर्स भी काम कर रही हैं। इवन इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वी कैन सी द बोथ कैरेक्टर्स देयर। सो दैट मींस ये हमें जरूर पता है कि अभी ये चीज इक्विवेलेंट लेवल पे नहीं आई है। वी कैन से दैट कि अभी भी दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि मेल कैटेगरी ज्यादा एनरोल्ड है रादर देन फीमेल, लेकिन फिर भी उन दोनों का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो चुका है। फीमेल वर्कर जो कि पहले वर्क ऑक्यूपेशन के पर्पज से बाहर नहीं निकला करती थी घर से, और एक इस तरह का उनके लिए एक सिनेरियो माना जाता था कि फीमेल के लिए सिर्फ उनका घर का चूल्हा ही बना है, वो वहीं तक लिमिटेड आ सकती है, उसके आगे नहीं आ सकती। दीज थिंग्स यू विल लर्न इन द हायर एजुकेशन। जब आप लोग इकोनॉमिक्स को हायर लेवल पे पढ़ेंगे तब आपको सेम एज इट इज लाइन वहां पे पढ़ने को मिलेंगी, इंप्लॉयमेंट थ्योरीज वहां पे आती हैं, यू विल सी द सेम थिंग देयर जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब जैसे जैसे सिनेरियो में चेंजेस आते जा रहे, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे फीमेल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता जा रहा है। Then the next is participation of people in employment. अब देखिए बेटा, यहां पे टर्म यूज में आ रहा है people on the very same page 119, that is 119. आप देख रहे बेटा 7.3 आपको पॉइंट गिवन है, participation of people in employment. People, the term people, what does this refer? People, that category includes male and female candidates as well. ठीक है, तो अब देखा जाए बेटा तो कुछ अर्बन और रूरल एरिया में अगर हम बाइफर्गेशन करके देखते हैं कि अर्बन और रूरल एरिया में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन किस सेक्टर में कैसा है, कितना है। अगर मैं एक बार इसको सेक्टर डिवीजन पे लेके चलता हूं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, क्या फीमेल का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में है या नहीं है, तो इसी बारे में बात करते बेटा। इस वजह से आपने देखा यहां पे जो टर्म यूज में हुआ है दैट इज पीपल, और पीपल के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों आता है। अभी मैं यहां पे सिर्फ आपको एरिया वाइज बाइफर्गेशन बता रहा हूं कि रूरल और अर्बन एरिया में, तो देखा जाए बेटा तो रूरल एरिया में फीमेल वर्कर्स ज्यादा है रादर देन अर्बन सेक्टर। रीजन क्या है इसका बेटा? यू कैन इमेजिन द सेम थिंग कि वहां पे फीमेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है इन द रूरल एरिया रादर देन दिस अर्बन सेक्टर। तो बेटा रीजन इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज वेरी क्लियर। यू मे हैव सीन समटाइम्स कि आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी फार्मर है,
ठीक है, ही इज हैविंग मे बी 10 हेक्टर्स, 15 हेक्टर्स और 20 हेक्टर्स ऑफ लैंड। ठीक है, वो काम पे जाता है, रेगुलर अपने फार्म पे जाता है, वहां पे जो भी उसका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज वो वहां पे करा करता है। नाउ ही हैज ऑप्शन। ऑप्शन क्या है उसके पास कि अपने साथ एक कोऑर्डिनेटर लेने के लिए या फिर अपने साथ कोई भी को वर्कर लेने के लिए या तो बाहर से किसी को हायर करे जो कि इस तरह की एक्टिविटी से नोन हो, इस सब कामों को जानता हो कि एग्रीकल्चर में किस तरह से पार्टिसिपेशन करना है, कब क्या कैसा काम करना होता है। और ही हैज द ऑप्शन टू कॉल हिज वाइफ ऑन द फार्म। उसके पास ऑप्शन क्या है कि अपनी वाइफ को बुला ले। इफ ही इज हैविंग चिल्ड्रन और चाइल्ड ही कैन कॉल देम ऑल्सो, वो उन्हें भी बुला सकता है। ऑप्शन है। अब देखिए बेटा दोनों ही ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, या तो वो किसी और पर्सन को बाहर से बुलाता है या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को अपने साथ में एनरोल करता है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो किसी भी पर्सन को बाहर से आउटर एरिया से कॉल करता है, ही विल हैव टू पे समथिंग, उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। वो क्यों? क्योंकि उसने एक वर्कर को हायर किया है और वही होता है एक हायर्ड वर्कर, जहां पे कि अपना काम ना करके वो किसी और का काम करने आ रहा है और एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हायर किया है for the contribution in any of the economic activity. This category particularly is known as hired worker, उसको कहा जाता है hired worker। अब देखिए जिसके पास 15 और 20 हेक्टेयर लैंड है, मे बी उसके पास इनकम सोर्सेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 15 और 20 हेक्टेयर लैंड कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर इतने ही रिसोर्सेज के अंदर उसको अपने इनकम का इतना डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि खुद तो गेन करेगा और साथ में जो पर्सन जिसको उसने बुलाया हायर किया है उससे भी वो पे करेगा, तो जो उसके मॉनेटरी रिवॉर्ड्स उसको गेन होने चाहिए थे एक्चुअली वो उसको किसी और को पे करने पड़ेंगे, लॉसफुल। ठीक है, तो क्यों ना वो अपने घर से फैमिली मेंबर्स को बुला ले। एंड द सेम थिंग हैपेंस, यू मे हैव सीन इन द मेनी एरियाज कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जब एग्रीकल्चर का हार्वेस्टिंग होता है उस टाइम पे हायर कर ली जाती हैं। ठीक है, सो दैट मींस ये भी हमें रिप्रेजेंट करता है कि एक तरह से फीमेल का कंट्रीब्यूशन यहां भी ज्यादा हुआ। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेल फार्मर है उसने अपनी वाइफ को ही बुला लिया, तो वो भी वहां पे एक तरह से कंट्रीब्यूशन कर रही है, या दैट इज ओके कि वो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि सिर्फ वो अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही है, उसको उसके बदले में मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दैट इज नॉट टू श्योर। इफ अगर गेन होता भी उसको कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड, तो भी वो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह उसका लव है, उसका अफेक्शन है, उसका सेंटिमेंटल केस है कि अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए वो फार्म एरिया में जा रही है। ठीक है बेटा, यही सीन अगर हम इमेजिन करते हैं इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में सीन क्या है बेटा? पहली बात यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नो डाउट ज्यादा है, रूरल एरिया से जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन यहां पे जो फीमेल सेक्टर है या फीमेल्स जो हैं वो इतना ज्यादा वर्क के थ्रू डिवोटेड नहीं हो पाती है। दैट इज ओके कि फॉर्मलाइजेशन अर्बन एरिया में ज्यादा है, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। रूरल एरिया में फॉर्मलाइजेशन कम है, लेकिन फिर भी वहां पे कैटल से लेकर के फार्म सेक्टर से लेकर के और भी अलग अलग तरह की कॉटेज वर्क, कॉटेज इंडस्ट्रीज को लेकर फीमेल्स बहुत ज्यादा डिवोटेड होती हैं। इसका एक रीजन बेटा और है, वो क्या कि अर्बन एरिया में एग्जिस्ट करने वाली फीमेल को शायद इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं होती जितनी कि रूरल एरिया में होती है, और वो अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस को ओमिट करने के लिए फीमेल रूरल एरिया में छोटे छोटे ऑक्यूपेशन करती रहती हैं। आसपास के एरिया में चाहे जिस भी तरीके की कॉटेज इंडस्ट्रीज है जहां से कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, तो वो काम वहां से ले लेती। जैसे कि आपने देखा होगा चूड़े बनाना, ये मैं आपको ऑक्यूपेशन बता रहा हूं जो अपने आसपास भी आपने देखा होगा, लाख के चूड़े बनाना, इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग या फिर बीड़ी वगैरह बनाना, इस तरह के कुछ ऐसे स्मॉल ऑक्यूपेशंस होते हैं इनके पास जो कि घर पे बैठ के काम कर सकती है, और काम करने के बाद में इसको रिपोर्ट कर दिया जाता है एट द सेम पर्टिकुलर प्लेस, और इसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ वहां से रेम्युनरेशन ऑन द डेली बेसिस मिल पाता है। हमने रूरल डेवलपमेंट में बेटा पढ़ा था कि फार्मर्स जो है फार्मिंग के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जहां से कि उनकी रेगुलर इनकम गेन हो सकती है, तो उसी में से एक कंट्रीब्यूशन फीमेल का भी होता है ताकि उन्हें वहां से कुछ ना कुछ इस तरह की कंट्रीब्यूशंस गेन हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, अब इसी पेज पे आप देखिएगा ऑन द पेज नंबर 119 आपको यहां नीचे एक टेबल गिवन है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 एंड 12 दैट यू कैन सी हियर। और यहां बताया है, पहले तो आपको एक बाइफर्गेशन बताया गया है on the basis of gender, male and female or men and women, worker population ratio total rural and urban area। देखिए बेटा मैन का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है रूरल एरिया में दैट इज 54.3 एंड अर्बन एरिया में 54.6।
थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अर्बन एरिया में ज्यादा है। वुमेन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा तो क्या है, रूरल एरिया में है 24.8 एंड अर्बन एरिया में 14.7। वो रीजन मैंने आपको बता दिया कि अर्बन एरिया में एग्जिस्ट करने वाली फीमेल को इतना ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं होता। रीजन क्या, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, उनके हस्बैंड के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है अर्निंग्स के लिए, एंड समटाइम्स दे डोंट फील कि उन्हें बाहर जाके काम करने की कुछ जरूरत है इफ हर हस्बैंड इज गेटिंग गुड सैलरी। लेकिन रूरल एरिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस होती है, इस वजह से उनको अपने हस्बैंड की हेल्प करनी पड़ती है और किसी न किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इनरोल्ड होना पड़ता है। फाइन बेटा, नेक्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर्स, पॉइंट नंबर 7.4 ऑन द पेज नंबर 120। बेटा ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर्स, मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्कर्स होते हैं जो कि खुद का ही काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे एक छोटी सी शॉप लगा ली, एक छोटी सी बॉडी लगा ली, राशन शॉप खोल ली अपनी, ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटी होगी, वो भी एक तरह से अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सो नो डाउट हमारी कंट्री में जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन को जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली इक्वल नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है बेटा इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज हायर डिमांड एंड लेसर द सप्लाई। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज हायर डिमांड बट लेसर द सप्लाई। ये इक्वेशन होती है बेटा इसकी शॉर्ट इक्वेशन, कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई इक्विवेलेंट नहीं आ पा रही है। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन। और कंट्री में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की भी एक इन्फ्लेशन सिचुएशन है, जहां पे कि कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। और इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ये चीज आपको मैंने बताई थी पॉपुलेशन से रिलेटेड, दैट इट इज अज्यूम दैट कि इंडिया हर साल एवरी ईयर इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया को बर्थ दे रहा है। मतलब जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में है उतनी ही पॉपुलेशन एवरी ईयर इंडिया में इंक्रीज हो जाती है। अब बताइए बेटा इतने रिसोर्सेज कहां से अवेलेबल करवाए जाएं। सो फॉर द वेरी सेम थिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारी अलग अलग तरह की एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स भी स्टार्ट की हैं, ताकि वर्कर्स सिर्फ एक ही चीज को लेकर के गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ना भागे, सिर्फ जॉब सेक्टर के पीछे ना भागे, क्यों ना वो अपना ही कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करे जहां पे कि वो खुद तो अपना वर्क करेंगे ही सही, साथ में अपने साथ में कुछ और वर्कर्स को भी जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। दैट कैन बी एनी ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहां पे कि 10, 15, 20 लोग मिलकर एम्प्लॉयमेंट को गेन कर पा रहे हैं और एक वर्कर जो कि एंटरप्रेन्योर है वो इन सब लोगों को सैलरीज दे रहा है। तो ये भी एक अच्छा काम है जहां पे कि प्रोडक्शन भी होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, एंटरप्राइज डेवलप हो जाएगा और साथ में काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी गेन हो पाएगा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड बहुत सी अलग तरह की स्कीम्स पीएम ने स्टार्ट की है, हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा, दैट इज रिलेटेड टू खादी प्रोडक्ट्स। खादी आप जानते हैं खादी का कपड़ा जो होता है बेटा, हर साल इसके ऊपर अक्टूबर में फ्रॉम द 2 अक्टूबर मे बी टिल 1 month 15 days कुछ ऐसा इसका सिनेरियो रहता है अलग अलग एरिया में, जहां पे कि इस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करने पे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दिए जाते हैं ऐसी शॉप्स पे जहां से कि खादी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता है। गवर्नमेंट ने बेटा इसके लिए क्या स्कीम स्टार्ट की कि किसी भी रूरल एरिया में कोई भी पर्सन अगर खादी से रिलेटेड कुछ शॉप स्टार्ट करना चाहता है, कुछ एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप पे इंटरेस्टेड है, तो उसको 100% फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, मतलब जिस पर्सन के अंदर इसके लिए गट फीलिंग है लेकिन फाइनेंस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, फाइनेंशियली वीक है, तो गवर्नमेंट 100% सपोर्ट करती है उसको। अपनी तरफ से जीरो इन्वेस्टमेंट करना है, 100% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होता है। 1 साल 2 साल 4 साल के बाद में जब भी ही फील्स डेवलप, उसको जब लगता है कि अब वो अमाउंट को रिटर्न करना स्टार्ट कर सकता है, वो उस अमाउंट को गवर्नमेंट को रिटर्न कर सकता है। इस बिहाफ पे क्या हुआ, उसने खुद तो एम्प्लॉयमेंट गेन किया, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की और अपने साथ में 4, 6, 8, 10 लोगों को भी जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया तो उनको भी अर्निंग, अपनी लाइवलीहुड गेन करने का एक अच्छा चांस रिसीव हो सकता है। इसी पैराग्राफ में देखिएगा बेटा आगे हमें कुछ बाइफर्गेशंस दिए हुए हैं ऑन द पेज नंबर 121। देखिए बेटा यहां पे आपको there a paragraph is given, you can see here the point is given that workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self employed, जिसका कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई भी ऐसा वर्कर जो खुद का एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहा है, करना चाहता है और कर लिया है,
किसी और के पास जॉब नहीं कर रहा है, और मे बी अपने साथ में 2 4 8 10 लोगों को उसने अपनी एंटरप्राइज पे कुछ जॉब प्रोवाइड करवाई है, दैट पर्सन इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि वो अपने ही एम्प्लॉयड से खुद की लाइवलीहुड, अपनी अर्निंग्स को गेन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेटा कंट्री में, बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी शॉप भी लगा ली जाती है, वेजिटेबल सप्लाई का वर्क भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वर्क हो सकता है जहां पे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की काफी सारे चांसेस पॉपुलेशन को गेन हो रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली इन द रूरल एरिया बट ऑल्सो इन द अर्बन एरिया एज वेल। इसके बाद देखिएगा बेटा सेकंड पैराग्राफ में आपको दिया गया है, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज एंड पेड हिज और हर वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। मैंने भी आपको यहां पे 2 तरह के कैरेक्टर्स बताए थे बेटा। एक कैरेक्टर क्या था, जब कोई पर्सन खुद का एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर रहा है, खुद की एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहा है, दैट विल बी नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन उसने जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया, उसके अंडर में जितने लोग वर्क कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाएगा, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस पे हायर किया गया है और इवन रेगुलर बेसिस पे उनको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उन्हें क्या कहा, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा आपको इसी पेज पे 121 पे नीचे एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट को बेटा एक बार आप ऑब्जर्व कीजिएगा, दैट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। रीजनल वाइज आपको यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया एम्प्लॉयमेंट का, दैट यू कैन सी एक पाई चार्ट दिखाया गया है, और इस पाई चार्ट के अंदर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज एंड कैजुअल वेज लेबरर्स का बाइफर्केशन दिया गया है। आप देख रहे हैं बेटा कि जो कैजुअल वेज लेबर है, दैट इज ओनली 15% इन द अर्बन एरिया बट 35% in rural area. Apart from this, regular salaried workers की बात करें, so that is 43% in urban area and 56% in rural area. Apart from that, 42% is self-employed in urban area and 9% in रूरल एरिया। तो एक बाइफर्केशन है बेटा, आप एक बार इस चार्ट को जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि परसेंटेज वाइज पूछा जा सकता है अर्बन और रूरल एरिया में वर्कर्स का बाइफर्केशन क्या है, किस तरह का होता है। ठीक है बेटा, प्रीवियस एग्जाम्स के जो आप पेपर्स भी उठा के देखेंगे वहां भी आपको ऐसा इक्वेशन जरूर मिलेगा रेशियो वाइज, परसेंटेज वाइज, कि पर्टिकुलर एरिया में किस सेक्टर में कैसा ऑक्यूपेशन है या वहां का परसेंटेज रेशियो अप्रॉक्सीमेटली कैसा है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। एक बेटा इसके अंदर टर्म यूज में आया है, दैट इज कैजुअल वेज लेबरर्स। जहां आपने चार्ट देखा है, इसी के पास में लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा बेटा, इसकी डेफिनेशन दी है, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर नोन एज कैजुअल वेज लेबरर्स। कौन होते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स? कैजुअल का मतलब समटाइम्स ओनली, कुछ ऐसे वर्कर्स जिनको कभी वर्क मिला कभी नहीं मिला। अब यहां पे टर्म यूज में लिया गया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो आप लोग देखते हैं नॉर्मली कुछ लेबर वर्कर्स रेगुलर बेसिस से आपने देखा होगा, मॉर्निंग में एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके कुछ ऐसे एरिया बना होता है, ऐसा कुछ उनका लैंडमार्क डिसाइडेड होता है जहां पे कि वो लोग मॉर्निंग में आके इकट्ठे हो जाते हैं, सुबह से शाम तक काम के लिए वहां रहते हैं। कभी कोई ले जाता है, कभी नहीं भी लेके जाता, दैट मीन्स समटाइम्स दे गेट द वर्क एंड समटाइम्स दे डोंट। तो एक तरीके की कैजुअलिटी हो जाती है। जिस दिन उन्हें वर्क मिल जाता है उस दिन उन्हें अपनी लाइवलीहुड भी गेन हो जाती है, मींस उन्हें कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। और अगर कभी उन्हें इस तरह से जॉब नहीं मिल पाती है या उन्हें जिस दिन ऐसा वर्क नहीं मिल पाता, दे स्टे मेयरली फ्री दैट डे, उनके पास कोई काम नहीं होता और इसी वजह से उनको सैलरी वेजेस भी नहीं मिल पाती है। देखिए बेटा, सैलरी और वेजेस में डिफरेंस होता है। वेजेस बेसिकली लेबर क्लास को मिलती है और सैलरी उन्हें मिलती है जो कि एक रेगुलर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, उन्हें सैलरीज गेन होती है। तो ये इनका एक तरह से बाइफर्केशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। बाइफर्केशन है, दैट मींस हम यहां पे एक तरह के तीनों सेक्टर्स की बात करें बेटा, दैट यू कैन सी फर्म्स दैट रेफर्स मे बी प्राइमरी सेक्टर्स और फार्म्स कैन बी देयर, factories are there for the secondary sector for the production purpose and the offices that represent as a service sector। तो यहां पे इनका बाइफर्केशन कैसा है? अच्छा, जो स्टार्टिंग मैंने आपसे बात बोली थी बेटा कि जेंडर वाइज हमारे यहां पे वर्क फोर्स एनरोल्ड है, सो दैट मींस फर्म्स की बात करें तो यहां पे भी मेल फीमेल दोनों, फैक्ट्रीज मेल फीमेल एंड ऑफिसेज मेल एंड फीमेल। मैंने आपको बताया था चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में आजकल मेल एंड फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल अज्यूम किया जा रहा है। तो देखिएगा बेटा आप इस पॉइंट को भी,
इट इज हियर ऑन द पेज नंबर 123 और यहां पे आपको एक स्टेबलाइजेशन गिवन है। इसका स्टेबलाइजेशन में देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में इनका क्या है, कैसा वर्क चल रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे 2011 एंड 12, उसके बेसिस पे बताया गया है। देखिएगा बेटा इस टेबल के अंदर यहां पे आपको पूरा बाइफर्केशन दिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में, रूरल एंड अर्बन एरिया में मेल एंड फीमेल का बाइफर्केशन करके बताया गया है कि कैसा कितना वर्कफोर्स है। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं, बेसिकली नो वेरी वेल कि लास्ट ईयर से हमारा जो एक एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है, जहां पे कि हमारे 20 एमसीक्यूज आते हैं और उन एमसीक्यूज में जरूर ऐसा क्वेश्चन आता है, डेटा वाइज क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के जो डेटा हमें गिवन होते हैं उनको इंपॉर्टेंट मार्क करना जरूरी है, इवन उन्हें लर्न करना पड़ेगा हमें, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है बेटा, ठीक है, इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में अगर रूरल एरिया की बात करें, सो डेटा इज गिवन एज 64.1% एंड इन अर्बन एरिया इट इज ओनली 6.7। अगर हम सिर्फ ये बात करें कि प्राइमरी सेक्टर में मेल और फीमेल में से किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, सो दैट इवन यू कैन सी कि मेल जो एनरोल्ड है वो है 43.6% एंड वुमेन आर 62.8%। अब देखिए बेटा प्राइमरी सेक्टर में फीमेल रेशियो ज्यादा आ रहा है, रीजन क्या है? प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू दैट एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड ऑल, इन सब चीजों के अंदर आ जाता है बेटा ये। सो एग्जैक्टली यहां पे फीमेल का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। अच्छा, इफ यू रिमेंबर बेटा मैंने आपको एक तनवा प्रोग्राम बताया था, दैट वाज रिलेटेड टू तमिलनाडु, एग्रीकल्चर सेक्टर से था, जहां पे कि बायो कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है बाय वुमेन, तो वो भी एक ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। आसाम की बात करें बेटा, वहां पे आपने कभी देखा होगा इस तरह के पिक्चर्स या कुछ ऐसे ही शॉर्ट क्लिप्स आपने देखे होंगे कभी ना कभी, जहां पे कि देखा होगा आपने कि टी गार्डन्स होते हैं, चाय के गार्डन्स, बागान होते हैं, वहां पे टी लीव्स को ब्रेक करने का काम भी कौन करता है? फीमेल्स कर रही हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है रादर देन मेल कैंडिडेट्स। If we talk about the secondary sector, so in the rural area this is 20.4% and in urban area it is 35. बाइफर्केशन है यहाँ पे, और आप देख रहे डिफरेंस है कि रूरल एरिया में सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड ज्यादा नहीं है। रीजन बहुत सारे बेटा इसके, वो क्यों? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बेसिकली इंडस्ट्रीज आती है, प्रोडक्शन एरिया आता है, और रूरल एरिया में इतने ज्यादा इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं हो पाते जितने की अर्बन एरियाज में है। एग्जैक्टली बेटा ये तो हमें सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री एक रूरल एरिया में स्टार्ट करना और एक अर्बन एरिया में स्टार्ट करना कहां पे ज्यादा सिंपल है? डेफिनेटली अर्बन एरिया में, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड्स एंड ऑल, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सपोज अगर किसी रूरल एरिया में हमने एक हाई क्लास, एक लार्ज स्केल पे एक इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, वहां से लाना ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, रोड कच्चा है, हैवी व्हीकल्स आ जा नहीं सकते वहां पे, तो इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का फायदा क्या है बेटा? डेफिनेटली लॉस होगा वहां पे। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा डेवलप कहां पे होता है? इन द रूरल, इन द अर्बन एरिया ओनली। मेल और फीमेल का बाइफर्केशन देखें, सो मेल आर 25.9% देयर एंड 20.0% वुमेन। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली पार्टिसिपेशन कम है मेल एंड फीमेल का। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा टेक्निकल वर्क ज्यादा होता है, और ये चीज हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो डोमिनेंट सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेटा प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर कवर हो जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर में इसलिए कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम रह गया। दूसरी बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन किए हुए हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ओनली इन द 1956 हमने इसको स्टार्ट किया, आईपीए 1956 अंडर सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो इस वजह से देखा जाए तो अभी तक इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। नेक्स्ट आता है टर्शियरी सेक्टर। इन रूरल एरिया इट इज 15.5%, इन अर्बन एरिया इट इज 58.3%। अगर बाइफर्केशन किया जाए इसका मेल एंड फीमेल वाइज, सो मेल 30.5 एंड फीमेल आर 17.2। देखिए बेटा यहां पे भी एक ड्रास्टिक डिफरेंशिएशन दिख रहा है रूरल एंड अर्बन एरिया में। इन रूरल एरिया इट इज ओनली 15.5%, बट इन अर्बन एरिया इट इज 58.3। देखिए बेटा सर्विस सेक्टर में बेसिकली वही पर्सन ज्यादा जाना पसंद करता है जो कि एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा। अर्बन एरिया में
इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि अर्बन एरिया में इसका फॉर्मलाइजेशन है। ये चीज आगे हम पढ़ेंगे, फॉर्मलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन, जो कि आप देख रहे हैं यहां पे मेरे टॉपिक में ही गिवन है। तो कंट्री में अभी तक भी इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा है। So these are the reasons of the bifurcation of the rural and urban area in the service sector, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। So dear students, here we have gone through the workers and employment, participation of people in employment, self-employed and hired workers, and the lastly employment in firms, factories and offices. Hope so all the things are clear to you all. So see you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.